मैं कम इन सर। कम इन। प्रणाम सर। प्रणाम। आ जाइए, हैव अ सीट। थैंक यू सर। परिचय दीजिए अपना संक्षेप में, बिना नाम बताएं। सर मैं बिहार के पूर्वी चंपारण ज़िले से संबंधित हूँ। मैंने 2015 में गणित सब्जेक्ट में स्नातक की उपाधि हासिल किया है और 2018 से भारतीय डाक के रेल डाक सेवा में कार्यरत हूँ। ठीक है। आपका हॉबी है डायरी राइटिंग। सर ये किस टाइप का हॉबी है भाई? सर डायरी राइटिंग मेरी हॉबी है। मैं इसको सर लगभग 10वीं क्लास के बाद से मैंने इसको शुरू किया था। कंटिन्यू रखा है अभी तक? जी सर, अभी तक कंटिन्यू। कितना डायरी भर दिया आपने? सर एक्चुअली मैं एनुअली एक डायरी लेता हूँ और उसको सर मैं लिखता हूँ, और उसमें सर मैं कुछ कैटेगराइज कर रखा हूँ कि मैं उसको 3 भागों में बांट रखा हूँ डायरी को। सबसे पहले सर मैं ये लिखता हूँ, जैसे मेरे आइडियल मेरे पापा हैं तो, और वो सर शिक्षक हैं, रिटायर्ड हैं तो, और वो मेरे आदर्श हैं, तो मैं उनके जीवन में जो कुछ भी उनसे सीखा हूँ अभी तक, तो डेली मैं एक कोट के रूप में उस पर लिखता हूँ। कभी कभी नहीं भी लिख पाता हूँ सर, लेकिन उनको मैं मतलब पहले भाग में उनको वो करता हूँ, प्रायोरिटी देता हूँ। मध्य भाग में सर मैं जो भी अभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम चलता है, चूँकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सर PSIR है, तो मैं सर उसको मद्देनज़र रखते हुए उस पर मैं नोट करता हूँ। और सर आखिरी भाग में सर मैं ये लिखता हूँ कि जैसे मैं कार्यरत जहाँ हूँ ऑफिस में, तो वहाँ सर मुझे डेली टास्क दिए जाते हैं और सर सप्ताह में या लास्ट में मुझे रिपोर्ट करनी होती है। क्योंकि वहाँ मेरा पद सर सॉर्टिंग असिस्टेंट का है, तो मैं ऑफिस पे डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ, तो उससे मुझे रिपोर्ट करनी होती है, तो उसके रिगार्डिंग मैं लिखता हूँ। और डे मतलब लास्ट में मैं ये लिखता हूँ कि आज पूरे दिन से मुझे क्या मैंने सीखा, ताकि मैं उसको रिकॉल कर पाऊँ, आगे मैं सुधार कर पाऊँ। तो डायरी लिखना सर मेरी हॉबी है। इसमें सर मैं मुख्यतः ये देखता हूँ कि ये हमारे लिए खुद को रिव्यू करने का, अपनी रचनात्मकता विकसित करने का ये एक अच्छा माध्यम है मेरे लिए सर। ठीक है। आप अभी RMS में, इंडियन पोस्टल सर्विसेज में आप कर रहे हैं ना सर? मुझे ब्रिटिश एज के उन लोगों का नाम बताइए जिनका डाक में टिकट के रूप में छपा था ब्रिटिश एज में, ऐसे इंडियंस का, बिफोर फ्रीडम। कुछ लोगों का नाम बताइए सर। एक तो सर हमारे ज़िले से ही है जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है। जी, जॉर्ज। क्या योगदान रहा था इनका और इनका क्यों छापा गया था? सर जॉर्ज ऑरवेल जो थे वो ये पत्रकार थे और ब्रिटिश मूल के थे, और उनके पिताजी उस समय के ब्रिटिश। मैं बोल रहा हूँ भारतीय, जो पूर्णतः भारतीय हैं। ओके सर। कोई भी बताइए जिनका डाक टिकट जारी किया गया था। कोई भी 2 पर्सनालिटी का बता दीजिए। सर एक राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन। ईयर बता दीजिएगा। सर ईयर एग्जैक्ट नहीं याद। ठीक है, मैं ऐसा अनुमान लगा पा रहा हूँ, ये 1829-30 का बात है। हाँ, आगे। सर 1829-30 नहीं सर, पोस्टल विभाग की स्थापना ही 1853 में हुई है सर। तो ये 1929-30 का ये बात है ना, जब 100 साल सती प्रथा वाला का वो जब हुआ था, उस समय का बात है। आगे बताइए सर। एक सर मैं याद कर पा रहा हूँ, दयानंद सरस्वती। ठीक है, उनका कब छपा था? सर वर्ष सर। रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे उसमें? सर मैं श्योर नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर। तलपड़े जी थे? सर मैं श्योर नहीं। ठीक है। आपका ऑनर्स जो रहा है मैथ्स से रहा है सर, है ना? तो मैथ्स से आप डायरेक्टली पॉलिटी में क्यों स्विच कर गए? मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं था क्या आपका? नहीं सर, बात ऐसी नहीं है सर। कॉन्फिडेंस तो था सर। बात ऐसा है सर कि एक्चुअली बचपन से ही सर मैं थोड़ा आसपास की घटनाओं या मतलब राजनीतिक घटनाक्रम जो वैश्विक स्तर पे, उसमें मेरी दिलचस्पी ज़्यादा थी सर। स्नातक करने के बाद सर जब मैं PCS की तैयारी के बारे में सोचा, तो जब मैं इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट की जानकारी लिया, तो मुझे लगा कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, इसलिए सर मैं इसको चुनाव कर लिया। देखिए मैथ्स में, अच्छा एक चीज़ पहले बता दीजिए, मैथ्स में 1 से लेकर 10 तक का जोड़ कितना होगा? सर 55। कंफर्म है? यस। टोटल कितना नंबर हुआ 1 से लेकर 10 तक का? सर 10। ठीक है, मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ केयरफुली, उसको सुनिएगा, है ना? पहला, अभी जो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था, अभी भी है जारी, उसमें भारत की अहम भूमिका क्या रही है? दूसरा है, स्वराज द्वीप
जो है स्वराज द्वीप है ना एक, सर वहाँ पे आपके अंडमान एंड निकोबार में, सर ठीक है, उसका नामकरण कब किया गया, ठीक है। और तीसरा, भारत का व्यापक स्तर पर जो तेल का जो निर्यात है उसमें उसका क्या भूमिका रहा है। 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, तीनों क्वेश्चन को आप रिपीट कर सकते हैं मेरे लिए सर उसी क्रोनोलॉजी में, सर उसी शब्दों के साथ। सर सर सबसे पहले रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत की क्या भूमिका है, ये था। दूसरा था सर अंडमान निकोबार का जो स्वराज द्वीप का नामकरण हुआ, ये कब हुआ था। और तीसरा और सर सबसे आखिरी में है सर कि वर्तमान में जो सर तेल निर्यात में, जी सर तेल निर्यात में भारत की क्या भूमिका है, इसके बारे में सर। ठीक है। एक अंतिम प्रश्न आप मुझे बताइए कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यूनाइटेड नेशंस जो है ये एक फेलियर है, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, वेनेजुएला का इशू चल रहा है, बांग्लादेश का इशू चल रहा है, इंडिया चाइना का इशू चल रहा है, रशिया यूक्रेन का चल रहा है, हमास इजराइल का चल रहा है, मतलब बहुत तरह का चल रहा है। अफ्रीका में सूडान का क्राइसिस चल रहा है, म्यांमार का कुछ दिन पहले क्राइसिस चल रहा था। हर जगह पे तो समस्या हो ही रही है। यूनाइटेड नेशन कुछ कार्य कर क्यों नहीं पा रहा? अभी अमेरिका बताइए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का, उसके हेड को हथकड़ी लगा के ले गया अपने देश, और यूनाइटेड नेशंस चुप, कुछ कर नहीं पा रही। क्यों? मुझे, आपको क्या लगता है? PSIR के छात्र हैं तो आपका क्या ओपिनियन है इसमें? सर मेरा मानना है कि जिस परिस्थिति में यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में, उसके बाद से सर वैश्विक परिदृश्य में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका है। तो वर्तमान समय में सर ऐसा लग रहा है कि यूएनओ उतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए सर उसमें सुधार की ज़रूरत है। और भारत जैसे सर बहुत से ऐसे देश हैं जो लगभग 2 दशक पहले से इसमें सुधार की मांग निरंतर करते रहे। क्या मांग किया है अभी तक भारत ने? सर भारत का सर मांग ये है कि जो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी और अस्थायी सदस्य, वो तो भारत अपने हित के लिए सोच रहा है। भारत को चाहिए कि मुझे 5 देश अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है, हम एक आ जाएंगे, छठा हो जाएगा, और भारत जाने के बाद कभी पाकिस्तान को देगा नहीं, तब तो ये तो अपना इंटरेस्ट का बात हो गया। सर भारत का कहना है कि अभी वर्तमान में जो राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य है उसमें सर भारत खुद के लिए तो मांग कर ही रहा है। ठीक है। जैसा कि सर हम देखेंगे कि अगर इससे परिदृश्य से हट के देखें तो भारत हमेशा वकालत करता है कि अभी वर्तमान में जो भी महत्वपूर्ण देश है, जैसे दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील या फिर विकासशील जो अर्थव्यवस्था, इसकी भागीदारी उसमें दी जाए। भारत साथ में ये भी कहता है कि हर देश, हर महादेश का उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ठीक है। इससे संयुक्त राष्ट्र को और ज़्यादा प्रभावी बनाने में एक तो ये महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। साथ ही साथ भारत सर ये भी कहता है कि एक ध्रुवीय या द्विध्रुवीय दुनिया तो है नहीं। वर्तमान में भारत का मांग ये है कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में जी रहे हैं। ठीक है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में जी रहे हैं तो अगर भारत सभी देशों, सभी अलग अलग जो समूह हैं उसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करे और उसमें एक प्रभावी रणनीति के साथ, तो यूएनओ की भूमिका को और कारगर बनाया जा सकता है। मुझे मेरा पर्सनल मानना है, मैं थोड़ा सा आपसे डिफर कर रहा हूँ। मल्टीपोलर वर्ल्ड में हर देश तो अपने आप को तोप समझ रहा है, पाकिस्तान भी तोप समझता है अपने आप को। तो क्या हर किसी को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या परमानेंट मेंबर दे दिया जाए क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं कर सकते। लेकिन भारत अगर जाएगा, मान लेते भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मिल गया परमानेंट मेंबरशिप, तो भारत का जो मित्र राष्ट्र है उनको तो इससे हो सकता है कि फायदा हो जाए, लेकिन जिनके साथ संबंध अभी फिलहाल वर्तमान में भारत के खराब हैं, भारत कभी नहीं चाहेगा कि उनको मिले। हो सकता है कल कोई नए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अच्छे पाकिस्तान में आए जो एंटी टेररिज्म को प्रमोट करें, श्रीलंका से और अच्छा संबंध हमारा हो जाए, तो भारत उस समय में वर्तमान की स्थिति को सब भूलकर फ्यूचर में काम करेगा, ये बेहतर हो सकता है। लेकिन ये तो भारत का इंटरेस्ट का चीज़ है। अभी भी 5 लोग वहाँ पे हैं, वो उन लोग का इंटरेस्ट का चीज़ है। जो मेरे पास है हम दूसरा को क्यों दें? लेकिन सर मेरा अभी भी ये मानना है कि यूएनओ का जब गठन हुआ तो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से अस्थायी और अस्थायी सदस्यों को बांट तो दिया गया, मेंबर बनाया गया, जिनको जो भारत को मेंबरशिप मिल तो रहा था ना पहले, भारत ने क्यों नहीं लिया? क्या रीज़न रहा? भारत ने क्यों एफर्ट लगा के चाइना के प्रति उधर थोड़ा सा बॉल को ढकेल दिया? चाइना, आपको तो पता भी होगा, जवाहरलाल नेहरू जो हैं सर
पर्सनली इनको मिल रहा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इनको परमानेंट मेंबरशिप, सर लेकिन इन्होंने किसका नाम रिकमेंड किया? हिंदी चीनी भाई भाई के नाते यस चाइना का नाम किया। आज वही चाइना इंडिया को नहीं जाने दे रहा, वेटो लगा दे रहा हर बार। सर। तो मैं तो सहमति नहीं बना पा रहा हूँ आपसे, आप मुझे कन्विंस नहीं कर पा रहे। सर आपका कहना सही है कि वर्तमान में एक समय था कि पंडित नेहरू ने ही चाइना के नाम को सुझाया था, जबकि वो ऑफ़र भारत को दिया जा रहा था। अब उस समय की जो परिस्थितियाँ रही होगी एग्जैक्ट तो सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने नाम चाइना का सुझाया। उनके मन में ये ज़रूर रहा होगा, क्योंकि भारत तो वसुधैव कुटुंबकम या पूरी दुनिया को अपना परिवार या हिंदी चीनी भाई भाई इस पे विश्वास करता रहा है। और सर पंचशील का सिद्धांत नेहरू जी का ही था, उसको मद्देनजर रखते हुए सर उन्होंने सोचा होगा कि चलिए हमसे बड़े भाई के रूप में है वो, बड़े भाई को महत्व देते हुए उसको हम आगे करते हैं। लेकिन उसके बाद की जो परिस्थिति हुई, भारत और चाइना के बीच जो युद्ध हुआ और उसके बाद जो भी परिस्थितियाँ बनी, उससे नेहरू जी की नीति को लोग कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन उस समय तो उन्होंने अपने तरफ से अच्छा ही सोच करके ऐसा आगे बढ़ा। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है, मैथ्स और आप PSIR का प्रशासन में इफ़िशेंटली यूज़ कैसे करेंगे? सर जहाँ तक रही बात मैथ का, तो मैथ को तो सर कहा जाता है कि वो सारे सब्जेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है। जैसे मैथ को सारे सब्जेक्ट में योगदान है, तो उस हिसाब से प्रशासन में भी सर मैथ का तो योगदान है ही, चाहे वो सर्वे हो या डाटा हो या जो भी प्लान हो, ये सब को। और इसके अलावा सर PSIR की रही बात, ये तो प्रशासन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ मामला है। तो अब रही बात सर हम उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो सर प्रशासन में हमें जो भी पद मिलेगा, सबसे पहले उसमें सर हम प्राथमिकता के आधार पर तय करेंगे कि हमें क्या करना है। जो भी हमारे पास वर्तमान में विकल्प उपलब्ध हैं और किनको हमें प्राथमिकता के आधार पे इन पॉलिसी को, जो कमज़ोर वर्ग हैं या जो भी ज़रूरतमंद हैं, उपलब्ध विकल्प के आधार पे मैं अपनी प्राथमिकता तय करूँगा। और उसमें इस PSIR का जो अपना अनुभव है, जो हम मतलब जियोपॉलिटिकल पढ़ते हैं या वर्तमान में अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, तो इसका मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। आपने प्रेफरेंस कौन कौन सा चुना है? मैम मेरा पहला प्रेफरेंस है अनुमंडलाधिकारी बिहार प्रशासनिक सेवा, दूसरा प्रेफरेंस है राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार वाणिज्य सेवा, तीसरा है मेरा मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग में अवर निरीक्षक का, अवर निबंधक का, चौथा पद है मेरा बिहार शिक्षा सेवा में, और पांचवा पद है सहायक बिहार सामाजिक सुरक्षा कोषांग का। क्यों आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में BAS को चुना? मैम BAS को चुनने का मेरा एक उसका जॉब प्रोफाइल, पे सिक्योरिटी, ये सब तो था ही, मुझे आकर्षित कर ही रहा था। साथ ही साथ मैम जब भी जो मैं कहाँ कार्यरत हूँ भारतीय डाक सेवा में, तो वहाँ मेरा जो सेक्शन है रेलवे मेल सर्वे, वहाँ मेरा पब्लिक से जुड़ाव नहीं है, पब्लिक से बिल्कुल नाम मात्र जुड़ाव बिल्कुल ही नहीं है। तो पब्लिक के लिए हम लोग काम करते हैं, लेकिन दायरा सीमित है। सिर्फ एक लिमिट काम है कि हमें पत्र की सॉर्टिंग करनी है और उसको गंतव्य स्थान तक भेजना है। तो एक तो दायरा सीमित था, और अनुमंडलाधिकारी के पद के प्रति आकर्षित होने का कारण मेरा एक बचपन का याद है। मैं जब विद्यालय में पढ़ता था तो मेरे गांव का नाम सीता कुंड है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूं। वो एक धार्मिक स्थल है, तो वहाँ पे अनुमंडलाधिकारी सर के नेतृत्व में और जिलाधिकारी सर के भी नेतृत्व में बहुत सारे विकास कार्य हुए थे। तो मैं उसको बचपन से देखा हूँ, समझा हूँ, तो मैं उनके दायरा को मैं समझ करके मैं इसको पहले प्रेफरेंस पर रखना पसंद। एजुकेशनल सर्विस को चौथे नंबर पे रखने की वजह? एजुकेशन सर्विस को चौथे नंबर पे रखने की कोई मतलब स्पष्ट वजह तो नहीं, बस ये था कि मैं एक दिव्यांग विद्यार्थी हूँ, तो उस हिसाब से मैंने सबसे पहले, एक तो मेरा वो सीमित था पद, तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि किस विभाग में रिक्तियों की संख्या ज़्यादा है, तो मैंने देखा कि इसमें सिर्फ एक पद था, इस वजह से मैंने इसको चौथे नंबर पर रखा। चलिए कोई बात नहीं। एक बात बताइए, यूनाइटेड नेशन ने जी ब्रंटलेट कमीशन का तो नाम सुना होगा? सॉरी, ब्रंटलेट कमीशन नहीं सुना? संयुक्त राष्ट्र ब्रंटलेट कमीशन के साथ मिलकर विश्व के सारे देशों को विकसित करने के लिए इतना बड़ा गोल लेकर आई। SDG का नाम नहीं सुना आपने? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। जी हाँ, तो फिर वही तो मैं पूछ रही थी ना। अच्छा, किस उद्देश्य से MDG को चेंज करके SDG में बदला गया?
उद्देश्य क्या था? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को बदलकर 2015 में 2030 तक के लिए सतत विकास लक्ष्य को क्यों लाया गया? नहीं मैम। ईवीएस से क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस भी होते हैं। ओके। ठीक है, कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। पॉलिटी के अलावा किस विषय पे हम लोग बात कर सकते हैं? आपको पॉलिटी के अलावा जो पसंदीदा सब्जेक्ट हो बताइए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी। प्रश्न पूछा जाए मैं प्रयास करूँगा। अच्छा, प्रश्न पूछूंगी, जी, प्रयास जी, करेंगे। ज्योग्राफी में कौन सा यूनिट पसंद है आपको? ज्योग्राफी में मैं 10th क्लास तक ही पढ़ा, उसके बाद से फिर नहीं, तो अभी तो प्रीलिम्स और मेंस जी, की जी, आपने इसके पढ़ा लिए है ना? मैं- जी, जी, तो जी। फिर किस में रुचि रखा है आपने? बिहार की ज्योग्राफी। बिहार की ज्योग्राफी जी, में, बहुत अच्छा। आप मुझे ये बताइए कि बिहार में जो लाल पीली मिट्टी है उसका प्रतिशत क्या है? नहीं मैम। नहीं बता सकते।